अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे मोहम्मद नौशाद अली साहब, कंवर दिलशाद साहब, मिस अस्मा वदूद और इसके साथ हारून रशीद साहब हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे और पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन साहब भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जैसे जैसे इलेक्शन की तारीख करीब आ रही है, खदशात और एतराज़ात में इजाफा होता चला जा रहा है। इलेक्शन को तकरीबन 50 दिन बाकी रह चुके, मगर कल से सियासी हलकों में एक नई बहस छिड़ी हुई है। सियासत और इलेक्शन में एतराज़ात की नई वेव को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स बार बार रद्द कर रहे हैं, मगर गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट बार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से ही मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। लेकिन हामिद खान ने बड़ा अहम सवाल खड़ा कर दिया और दावा किया कि पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार किसी के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं, जबकि आज 3 बड़ी सियासी जमातों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का मुख्तलिफ बार्स का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि इलेक्शन में जीत मुस्लिम लीग नून की ही होगी, मगर अभी तक मुस्लिम लीग नून जलसों के लिए मुतहर्रिक क्यों नजर नहीं आ रही? नौशाद साहब, सबसे बड़ी वजह क्या है इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर? देखिए, मुझे तो इसकी कोई लॉजिक समझ में नहीं आती, ना ही कोई इसकी वजह समझ में आ रही है कि ऐसे मौके पर जब इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस कर दिया गया है, उस वक्त हल्का बंदियों का एक जिसे कहते हैं एतराज़ बनाकर बड़ी ज़िम्मेदार होती हैं हमारी बार कौंसलें, और हम ये उनसे तवक्को रखते हैं कि वो बहुत बुर्दबारी और चीज़ों को भांप कर फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाएंगे वकला हमारे जो भाई हैं। लेकिन ये जो अब हमारे सामने ये मूव नज़र आ रही है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ ये मेरा सिर्फ एक राय है, इसका खबर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मेरी राय ये है कि जो अब कोशिश की जा रही है, ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो है ना, ये इलेक्शन के अंदर जो आने वाला वक्त है उसकी कोई सियासी सरमायाकारी की जा रही है। अच्छा। इन्वेस्टमेंट हो रही है ताकि जो है इलेक्शंस को मुतनाज़ा बना दिया जाए, उनके होने से पहले उनका इनेकाद मुतनाज़ा बनाया जाए, ताकि कल को ये कहा जा सके और कोई धरना दोबारा से दिया जा सके या कोई पंक्चरों की बात शुरू की जा सके। ये सिर्फ, उसके अलावा मुझे इसकी कोई ना हैसियत समझ में आई है, ना इसकी कोई लॉजिक समझ में आ रही है कि वकला तो कानून समझते हैं उन्हें, और फिर आप देखिए कि अभी कोयटा की जो जमातें थी, यही सियासी जमातों के रहनुमा थे जो इलेक्शन डिले की बात भी कर रहे थे, बार बार की बात कर रहे थे। ये सारी बातें उस दिन खत्म हो गई। ये सारी बहसें उस वक्त तमाम हुई जब काजी फाइज ईसा ने अपनी फ्लाइट कैंसिल करके बैठकर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया और साथ कह दिया कि हाई कोर्ट इस तरह के फैसले नहीं जारी करेंगे, हम 8 फरवरी को इंतखाबात कराएंगे। उसके बावजूद जो कोयटा, आपको पता है कि कोयटा के अंदर जो बलोचिस्तान हाई कोर्ट का एक फैसला था, उसको भी जो हमारे कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी टर्न डाउन कर दिया 2 हल्का बंदियों का, और उन्होंने कहा अब हल्का बंदियों का मामला अब ज़ेरे बहस नहीं आ सकता क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। मुझे ये बात नहीं समझ में आई कि अब इलेक्शन के बिल्कुल हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं ना, अब उसके अंदर कोई राय नहीं, अब कागजात नामजदगी का मामला शुरू हो चुका है, और ऐसे वक्त में आप ये कहें कि जी ये जो हल्का बंदियां हुई हैं उसको बेस बनाकर जी हमें इसके ऊपर एतराज़ है और इसकी वजह से हम जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुतनाज़ा बना रहे हैं और उसको हटाने का मुतालबा कर रहे हैं, मुझे ये बातें बड़ी अजीब लगती हैं। आपको याद होगा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको गुज़िश्ता जो दौरे हुकूमत था PDM से पहले उनको बड़ा हिट किया जाता रहा। फिर उसके बाद एक बाय इलेक्शंस आए, आपने देखा कि वो बाय इलेक्शंस में बहुत सी सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जीती। अगर ऐसी बात होती या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो बायस्ड होते तो शायद ऐसा मुमकिन ना हो पाता, लेकिन इस तरह की कोई चीज हमारे सामने है नहीं। दूसरी बात यह है कि जब भी मैं बार एक बात कह रहा हूं कि जब तक कोई सब्सटेंशियल बात ना हो, को आपके पास कोई प्रूफ ना हो, इस किस्म की जो कहते हैं ना कि तबाह आजमाई, वो उसकी मां सिवाय इसके कि मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये बाद अज इंतखाबात, यानी इंतखाबात के बाद जो कुछ प्लान किया जा रहा है, या अगर कोई हुकूमत बने उसको चलने ना दिया जाए, उस तरह की चीजें मेरे सामने, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। और हमें ये याद रखना चाहिए हमारी जो इस वक्त पोजीशन है, मौजूदा मुआशी हालात हैं, हम उसमें ये कह रहे हैं चुकी है नून लीग भी काफी हद तक। नौशाद साहब, नहीं, नून लीग देखिए, नून लीग का तो आप जो मुझे उनका जो उनका वे ऑफ वर्किंग नजर आ रहा है, वो तो फुल फ्लेज इलेक्शन के लिए वो रोजाना की बुनियाद पर बैठ जाते हैं पार्लिमानी बोर्ड के अंदर और अपनी टिकट्स के फैसले कर रहे हैं, उन्होंने टिकट्स देनी है, उसके बाद और अतात आरर साहब भी तो कह रहे हैं कि बिल्कुल गैर जानिबदार है इलेक्शन कमीशन। उनकी स्टेटमेंट बनती है, ये कहना उनका बनता है जब ऑलरेडी वो लाडले कहलाए जा रहे हैं दीगर सियासी जमातों की जानिब से।
आर्ग्यूमेंट तब बनता है जब ये कहा जाए कि जानिबदार है। हाँ। अगर कोई किसी को जानिबदार कह रहा है तो यही होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को जो भी इलेक्शन कमीशन है किसी भी मुल्क का, वो उसको गैर जानिबदारी होना चाहिए। और अगर कोई कह रहा है कि जानिबदार है तो फिर मसला आएगा ना, फिर हम उस पर बात करेंगे। तो बहस तलब मसला ये है कि वो जानिबदार होगा। अब जानिबदार होने की जो वजह अभी सामने आई है, और बड़े जिम्मेदार बार काउंसिल्स की जानिब से या एसोसिएशंस की जानिब से, ये बड़ी अजीब अलार्मिंग सी है। और जो हामिद खान साहब का जो बात है, मुझे उसके अंदर काफी हद तक सदाकत लग रही है कि कहीं ना कहीं से ये इशारा हो रहा है। मैं आमिर हसन साहब के पास ले जाती हूँ। आमिर हसन साहब, क्या पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार वाकई किसी के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं? ये तो नहीं कहूंगा कि किसी के इशारे पे कर रहे हैं, मोतबर बाज हैं। लेकिन मेरे ख्याल से कि जिस तरह अभी हारून साहब ने भी बात की है कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये फर्ज उन्हें अदा करना है। और ये एक मोतबर इदारे भी हैं, लेकिन इनके उठाए हुए मामला अगर पाकिस्तान के अंदर जमहूरी प्रोसेस और आइनी प्रोसेस को हम मुतनाज़ा बनाएंगे या उनमें रुकावट पैदा होगी, तो ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। उसके नुकसान स्टेट को भी होंगे, अवाम को भी होंगे और जमहूरियत को भी होंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत से भी एतराज़ात हों इलेक्शन के प्रोसेस पे, हमारे 88 से बड़े एतराज़ात रहे हैं, लेकिन हमने एतराज़ात उठाए हैं और आईनी इदारों से ही उन्हीं का हल चाहा है। बाद में चले 15-20 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट भी कह देती थी कि वो गलत इलेक्शन हुए या धांधली हुई, जैसे 88 और 90 के बारे में असगर खान केस में कहा गया। तो तरीकाकार यही है कि सवाल तो जरूर उठाया जाए, लेकिन मुतनाज़ा ना बनाया जाए। तो आमिर हसन साहब, कौन मुतनाज़े बना रहा है? पहले इलेक्शन को मुतनाज़े बना रही थी यही सियासी जमातें, इन्हीं के रहनुमा मुख्तलिफ अपने बयानात के जरिए, और अब जब इलेक्शन शेड्यूल सामने आ गया और अब फिर इस तमाम तर सूरत हाल को मुतनाज़े बनाया जा रहा है। कौन है इसके पीछे? कानूनी सियासी बातें हैं जो इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर है 91। तो मेरे ख्याल से अब किसी एक ये कहना सियासी जमातें कोई एक हो सकती है, दो हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल तो नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि प्रोसेस को बेहतर करना चाहिए। आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन। अब देखिए, अगर आज इलेक्शन कमिश्नर साहब हट जाए, कौन आएगा? आपके पास तो तरीकाकार नहीं है आईन के अंदर जो उनके अपॉइंटमेंट का है। और जो ज्यादा इतराजात उठा रहे हैं उन्होंने जो अपॉइंट किया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि महज अपनी सियासत को चमकाने के लिए पाकिस्तान की जो आईनी इदारों की स्मूथ फंक्शनिंग है उसके अंदर रुकावट नहीं बनना चाहिए। इसके साथ इलेक्शन कमीशन को भी जिम्मेदारी के साथ अपने फर्ज अदा करने चाहिए। और तमाम अदालतों को, क्योंकि इस वक्त सपोर्ट करनी है, असिस्ट करना है इलेक्शन कमीशन को मुनसिफाना इलेक्शन करवाने में, तो वो उसे कर भी सकते हैं। और ये एक अहम बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस इशू को रखा भी है, इस इशू को वो चला भी रहे हैं। इस इशू को उन्होंने इलेक्शन का इल्तवा का जो एक बहुत बड़ी साजिश थी, उन्होंने उसे रोका भी है। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह होशमंदी के साथ मुल्क को इस वक्त फौरी इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जो मुल्की हालात हैं वो सियासी इस्तेहकाम है और मौशी बदतरीन बहरान है। उसके लिए एक मुस्तहकम हुकूमत चाहिए, सियासी हुकूमत चाहिए जो उसे हल कर सके। ठीक है हारून रशीद साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुस्ताफी होने का अचानक से ये मुतालिबा आखिर क्यों होने लगा है? क्या वजूहात हैं, क्या मुहर्रिकात हैं इसके पीछे? वैसे आप अगर देखें तो हमारी जो प्रेस रिलीज थी उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने का नहीं था, सिर्फ एक ऑब्जेक्शन। ठीक है हारून रशीद साहब, कुछ डिस्टॉर्शन है जिसकी वजह से हम आपकी आवाज़ सुन नहीं पा रहे। मैं दोबारा से कनेक्ट करती हूँ। आसमा, सवाल आपके सामने ही रखूंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुस्ताफी होने का मुतालबा अचानक से इस टाइम पर इलेक्शन से करीब क्यों सामने आ रहा है? देखिए जी, इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि विद टाइम इवॉल्व हो रही थी। जब ये एक ऐसी एंटिटी ने जिसके पास ये मैंडेट नहीं था, जिसमें दो आपके केयर टेकर सीएम्स बैठे हुए थे, उन्होंने जब मरदमशुमारी को वैलिडेट कर दिया और मरदमशुमारी करने की इजाज़त दे दी, वहाँ से जो डीलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू हुआ उसको फॉलोइंग दैट, ये बेसिकली हम जैसे बहुत से लोग यही कह रहे थे कि विद टाइम ये एक ऐसा एक्सक्यूज बन सकता है जिससे इलेक्शंस को मजीद डिले करवाया जाए। और उसी कंसिस्टेंसी से अगर हम देखें तो वही एक सीरीज ऑफ इवेंट है, वन आफ्टर अनदर हो रहा था। जिस तरह से कुछ लोग मुझ समेत
मेरे कुछ ऐसे आर्टिकल्स और मेरे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें मैंने कहा था कि डीलिमिटेशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम वहाँ से इलेक्शन डिले हो जाएगा। जब वो एक दरवाज़ा बंद हो गया तो उसके बाद ये एक और बैकडोर उन्होंने खोलने की कोशिश की है, लेकिन ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स है। ठीक है, या इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद रिटायर होंगे या उन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के थ्रू हटाया जा सकता है। ये एक प्रेशर डालने वाली एक फीलर लेने वाली बात है कि इस मामले को हम यहाँ पे इसको हम मजीद डिले करने की तरफ किस तरह जा सकते हैं। मुझे तो ये एक रास्ता लग रहा है कबूलियत से मकबूलियत की तरफ। क्यों डिले की बात की जा रही है बार बार? पहले इलेक्शन को मुतनाज़िब बनाने की कोशिशें की जा रही थी और अब हल्का बंदियों के उसके बाद बात करना शुरू हो गए। वो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी फुल स्टॉप लगा दिया, लेकिन अब देख रहे हैं हम कि किस तरह से कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ सियासी जमातों को इसमें हिस्सा भी लेने नहीं दिया जा रहा। देखिए जी, आपके जो इलेक्शन है ना, जिस तरीके से वो हम वहां तक पहुंचे हैं, वो एक बहुत ही आपके नर्व्स टेस्ट करने वाला रास्ता रहा है। वो दैट वाज नॉट एन इजी वे आउट। आपका पॉलिटिकल अनरेस्ट, आपके यहाँ पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, आपके यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की यूजरमेंट, आपके यहाँ पे लेवल फील्ड, आप देख लीजिए आपके सामने जिस तरीके से हमारी पॉलिटिकल एक एवोल्यूशन हो रही है, डेमोक्रेसी हमारी जिस डायरेक्शन में जा रही है, वो एक आसान रास्ता नहीं रहा। लेकिन इस वक्त इलेक्शन ही वो वाहिद चीज़ है जो हमें इन तमाम प्रॉब्लम से निजात दिला सकते हैं, हमें छुटकारा दिला सकते हैं, हम एक स्मूथ डेमोक्रेसी की तरफ जा सकते हैं। अभी इस वक्त जहाँ पे हम हैं ना, यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई भी हर्डल अगर इलेक्शन के रास्ते में आता है दैट कैन प्रूव टू बी फेटल। वो ऐसा नहीं होगा कि वो हम यहाँ पे हम इस वक्त बैठ के डिस्कस कर लें कि इलेक्शन मुलतवी हो जाएगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब चले गए हैं, हमारे पास उन्हें रीअपॉइंट करने का तरीकाकार नहीं है, हम एक और एक कॉन्स्टिट्यूशनल टर्मोइल में आ जाए। दैट कैन हैव ड्रास्टिक इम्पैक्ट ऑन द होल सिस्टम। मगर बात यह है कि हमने इलेक्शन की तरफ जाना है। इलेक्शन ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमारे तमाम मसाइल का हल है, जिनमें हम एक सौर सैंड की तरह धंसते चले जा रहे हैं और हमें उसमें से कोई रास्ता नहीं मिला। अच्छा आसमा, सवाल मेरा यहाँ पे हमारे पास कि हर्डल्स कौन खड़ी करने की कोशिश कर रहा है? आपका एनालिसिस ठीक है अस्मा, क्या मेरी आवाज सुन पा रही है? आपका एनालिसिस क्या कहता है? कौन सी सियासी जमातें हैं जो कि इस रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश कर रही हैं? आप किन की तरफ इशारा करेंगी? देखिए जी, मैं तो किसी की तरफ इशारा सच करने की कैपेसिटी में नहीं हूँ। आई हैव माय ओन एनालिसिस दैट आई कैन शेयर विद द पीपल। अगर वो उससे एग्री करें तो ठीक है, नहीं तो दे कैन थ्रो इट आउट ऑफ द विंडो। वो कुछ ऐसा मसला नहीं है। मेरी अपनी एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट के होने के हवाले से मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि इस वक्त आपकी जो एक फार्मूला दिया गया था 1 अगेंस्ट ऑल का, वो मुकम्मल तौर पे फेल हो चुका है। आपने अपनी एक, अगर आपके पास अगर जीत भी आपके हिस्से में आती है ना, तो 1 अगेंस्ट ऑल का जो फार्मूला है उसने आपकी जीत को भी मल्टीप्लाई बाय 50, मतलब डिवाइड बाय 50 कर दिया। आप इमरान खान की बात कर रही हैं। आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि एक, अगर आप खुद को ये भी कहते हैं कि हमारी अगर एक कबूलियत है, हम ज़्यादा करीब हैं पावर हब्स के, तब भी आपको अवाम के पास जाना है, अवाम से वोट लेना है, अवाम के साथ कनेक्ट करना है। जो पार्टीज खुद को अवाम के साथ कनेक्ट करने में फ़िलहाल मुश्किल महसूस कर रही हैं ना, उनका इंटरेस्ट है इलेक्शन डिले में। और द पार्टी दैट इज कनेक्टेड विद द पीपल, वो किसी भी सूरत में ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि इलेक्शन किसी भी तरह डिले हो। फेयर एंड फ्री इलेक्शन हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए नेसेसरी है और तमाम पार्टीज को इस पर एग्री होना चाहिए कि लेट द पीपल डिसाइड, they pick who they want and throw out the window who they don't। ठीक, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। कंवर साहब, सवाल आपके लिए, इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करवाने में कामयाब हो पाएगा? पाकिस्तान के जितने भी इंतखाबात हुए हैं, वो किसी सियासी जमात जो हारने वाली जमात है, उन्होंने कभी इसको तस्लीम नहीं किया। ये हमारी इंतखाबी तारीख का एक इंतहाई जो है एक इंतहाई अफसोसनाक पहलू आता है कि सियासी जमातें तस्लीम नहीं करती जो हार जाती हैं।
आप कितना ही शफाफ इंतखाबात करवाएं, जो हारने वाली जमात है कभी अपनी कमजोरियों का आज़ाद अच्छा नहीं कंवर साहब, करेगी। आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करवाने में कामयाब हो सका है? पहले भी जितने इंतखाबात हुए हैं आपके मुताबिक वो शफाफ थे? डू यू एग्री? नहीं, शफाफ इंतखाबात के बारे में तो हमारी हिस्ट्री है, हमारी सियासी जमातें जो है हारने वाली तस्लीम ही नहीं करती, जबकि इलेक्शन कमीशन तो इंतजाम तो बेहतर करता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो अब जो इंतखाबात हो रहे हैं, चूंकि सोशल मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया भी आ रहा है, आप जैसे इदारे भी काम कर रहे हैं, जो उन तमाम देख रहे हैं इंतखाबात को। लेकिन वो सबसे बड़ी जो हमारे दोस्त पैनल बैठे हुए हैं, अच्छा मुख्तलिफ सियासी जमात के नुमाइंदे होंगे, उनको ये कहिए कि जनाब आप आपके पोलिंग एजेंट्स जो हैं, आपके पोलिंग एजेंट्स वो बहुत बड़े ताकतवर लोग, उनको बिठाएं पोलिंग स्टेशन के अंदर, और वो पोलिंग स्टेशन सुबह 8 बजे लेकर जब तक गिनती मुकम्मल नहीं हो जाती वो पोलिंग स्टेशन में ही बैठे रहे, तो कोई धांधली कोई गड़बड़ नहीं होगी। और इसी तरह जो फॉर्म 45 और 46 पे जब तक वो दस्तखत नहीं कर देगा तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको रिटर्निंग ऑफिसर के पास भेजने का कानूनी तौर पर मजाज ही नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने हुक्म जारी किया है कि अगर किसी फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंट के दस्तखत नहीं होंगे तो आप वो लिख दें कि पोलिंग एजेंट ने दस्तखत नहीं किए या उसने इनकार कर दिया, उसकी वजूहात लिखे, रिमार्क्स करें, ताकि कल को हम उसको तलब करेंगे पोलिंग एजेंट को तुमने दस्तखत क्यों नहीं किए, अगर कोई इतराज़ात थे तो अपने इतराज़ात नोट करवा देते। तो ये सारी बातें पोलिंग स्टेशन के पोलिंग एजेंट्स की बड़ी अहमियत है, वो बड़ा अहम पुरजा होता है, उस पर हमारी सियासी जमातें ध्यान नहीं देती। तो हमारी आपकी वसातत से ये गुजारिश है कि पोलिंग एजेंट जो है उसको आप ट्रेन करें, उसके खाने पीने का बंदोबस्त अंदर करें, और वो सारी चीजें जो है वो बैठा है जब तक गिनती मुकम्मल नहीं हो जाती। फॉर्म 45 और 46 पर दस्तखत करने के बाद वो जाए और उसकी कापी अपने साथ ले जाए। तो ये है तरीकेकार हमारे जो पाकिस्तान में चल रहा है। तो अगर इस पर अमल दरामद करेंगे तो धांधली का तस्वर नहीं किया जा सकता। अगर ये पोलिंग एजेंट्स ही एक खाने की बिरयानी की प्लेट पे भाग जाएंगे तो फिर पीछे से जो होते हैं वो अपनी कार्रवाई करने से बाज नहीं आते। तो जरा उनको रोके, उनसे कहें कि आप पोलिंग स्टेशन में बैठे रहें और बाहर ना जाएं जब तक आप फॉर्म 45 और 46 की कापी साथ लेकर। ठीक है कंवर साहब, आपका मैसेज पहुंच गया आवाम तक। आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिए। हारून रशीद साहब के सामने सवाल मुझे रखना है। हारून साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आखिर मुतनाज़ क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, हम मुतनाज़ नहीं करते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बतौर इंसान बहुत अच्छे आदमी है और कॉम्पिटेंट है। हमारा सिर्फ ऑब्जेक्शन ये था कि सीट एलोकेशन जो हुई थी वो गलत हुई थी। अच्छा। उस वजह से हमने एक ऑब्जेक्शन किया था कि देखें ना, जिस इलाके के लोगों को महरूम किया जाए कि वो वोट कास्ट न कर सके, या उनकी अगर राइट उनका ये बनता है कि वहां पे 2 सीट्स हो तो वहां पे 1 हो, जहाँ पे जेलम में 2 सीटें हैं, उसी पॉपुलेशन पे हाफिजाबाद में 1 सीट है, उसी पॉपुलेशन पे गुजरांवाले में कम है, वहां पे 3 सीटें हैं। हारून साहब, फार्मूला तो दे दिया ना, इलेक्शन कमीशन ने बता दिया है कि ये इस इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत हमने इस तरह से हल्काबंदियां की हैं। अब अगर वो 0.5% के ऊपर अगर आर्ग्यूमेंट बनेगा, और दूसरी बात यह है कि ये मामलात पहले उठाए जाने के थे, अब इंतखाबी शेड्यूल के बाद इनका उठाने का आपको लगता है कि आपकी ये जो बात आपने कही है इसका कोई फायदा भी होगा कहीं पे, या इसकी सुनवाई होगी, या इसका रिजल्ट आएगा? आप मेरी भी तो सुने ना, आप अपनी तकरीर शुरू कर देते हैं। मैं ये कहता हूँ हमने अपना ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड करवाया है, हमने इलेक्शन को नहीं रोक रहे, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दी है और इलेक्शन होने चाहिए। हम ये किसी किस्म की रुकावट नहीं डालना चाहते, सिर्फ हमारा ये ऑब्जेक्शन है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन होने के बाद ये जो ऑब्जेक्शन है इनको सुनेंगे, वहां पे जो भी डिसीजन होगा वो देख लेंगे। अभी हमारा कोई ऐसा क्या। जी जी ठीक, पॉइंट आपका क्लियर है। हारून साहब, मुझे ब्रेक अनाउंस करना है। ब्रेक से वापस आने के बाद अगला सवाल हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के हवाले से और तोशा खाना केस के हवाले से आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। आज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ तोशा खाना केस में नैब से रिपोर्ट तलब कर ली है। पिछले दौरे हुकूमत में नैब ने इन्हीं मुल्जिमान पर
गैर कानूनी गाड़ियां लॉट करने का इल्ज़ाम भी लगाया था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस भी दायर किए गए थे। रेफरेंसेस में कहा गया कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने कारों की सिर्फ 15% कीमत अदा करके तोशाखाना से गाड़ियां हासिल की हैं। आसिफ अली जरदारी ने सितंबर और अक्टूबर 2008 में मुत्तहिदा अरब अमारात से 4 कीमती गाड़ियां हासिल की थीं। जी हाँ, दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने भी 2008 में कोई सरकारी ओहदा ना होने के बावजूद इसी तोशाखाना से नरमियां हासिल की। माजी में नैब ने रेफरेंस में करोड़ों की गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस के रेफरेंस भी दायर किए हैं। सबसे पहला सवाल नौशाद साहब आप ही के लिए, तोशाखाना केस में नैब क्या रिपोर्ट जमा करवाएगा? ये तो कुछ प्रिडिक्ट किया जा रहा है पहले से कुछ सियासी जमातों की जानिब से, और तोशाखाना के हवाले से मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया जाएगा? देखिए, मुझे नहीं पता कि नैब क्या रिपोर्ट जमा कराएगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि 2005, 2007, 2008 के केसेस हैं, 2023 आ गया है, इनका ना कोई फ़ैसला होकर दे रहा है, ना इनकी कोई चीज़ सामने आती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि ये क्या निज़ाम अदल है हमारा, और कैसे इन केसेस के फ़ैसले होते हैं, कैसे लटकते हैं, किस बात पे लटकते हैं। हमारे चीफ जस्टिस साहब जो है काजी फाइज ईसा साहब, वो अब बता रहे हैं, दिखा रहे हैं काम करके कि जनाब जो है ना जो जस्टिस है वो कैसे किया जाना चाहिए, अदल को जो निज़ाम अदल है उसको कैसे काम करना चाहिए। हमें अब इससे आप जो मर्ज़ी फ़ैसला करें, कोई फ़ैसला सामने तो आए। ये जो 15 साल 18 साल 15 या 18 साल कोई कम अरसा तो नहीं है। ये कितना बड़ा केस है जिसकी कितनी की इन्वेस्टिगेशन या कितनी की रिपोर्टें जमा करानी है अभी मजीद, कि जिसके अंदर मुझे समझ नहीं आता कि इसमें से क्या निकलेगा। कभी भी हमारे यहाँ इस तरह से कुछ नहीं निकल सकता। इससे पहले केसेस में तो नौशाद साहब खोदा पहाड़ निकला चूहा, तो अब एक और चूहा निकल आएगा। मुझे तो ये बात टैक्स का पैसा समझ नहीं आती। देखिए, बात टैक्स के पैसे की नहीं है, बात यह है कि जब इस तरह के केसेस के ये फैसले आते हैं तो ये भी तो सोचने पे इंसान मजबूर होता है ना कि ये सियासी बुनियादों पर बनाए गए केसेस थे, इनका ना तो सार है ना पाँव है। अगर जब प्रोसिक्यूशन से सवाल किया जाता है जजेस की तरफ से, जो आपने देखी है जो उदैबिया उसकी अल अज़ीज़िया वाली जो समात है वो आपके सामने है, उसके अंदर जो नैब के जो सवालात नैब पे किए गए उसका कोई जवाब नहीं था। तो अगर जवाब ही नहीं है तो फिर पता है ना कि ये केसेस क्या है। जेआईटी जो है वो पूरे की पूरी जेआईटी बना के, जेआईटी कहती है उसकी जो पूरी रिपोर्ट है उसके अंदर एक इल्जाम नहीं लगा होता, तो वो जनाब के कहते हैं कि कुछ साबित नहीं हुआ लेकिन सजा दे दी गई है। तो भाई जब इस तरह के काम होंगे, जब इस तरह के केसेस बनाए जाएंगे तो फिर उनका अंजाम चूहे निकलने के बराबर ही आएगा ना। मसला ये है कि ये जो वतीरा है, ये जो सिस्टम है, ये निज़ाम, ये जो हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से काम नहीं चलेगा। खुदारा अब वक्त आ गया है, कुछ तो समझ ले, होश के नाखून ले लें। इस तरह करने से क्या होता है? आखिर 15-18 साल ज़ाया करने के बाद आखिर में फिर नतीजा सिफर है। तो इस तरह के काम करके क्या मिलता है? इस पे पैसा ज़ाया नहीं होता, अदालतों पे बोझ नहीं पड़ता क्या? इसकी इस तरह से आज सियासतदानों को चोर डिक्लेयर कर दें और कल इन्हीं को पैदा कर दिया माशरे के अंदर, तकसीम पैदा कर दी, आपने दिन रात इल्जामात लगाए, उसका नतीजा फिर 0/0। तो मेरी नज़र में, मैं नहीं समझता कि इस तरह के केसेस बनने ही नहीं चाहिए। हमारे यहाँ जो केसेस बनाने वाले इदारे हैं उनको इस चीज़ के ऊपर जिसे कहते हैं ना कि अपनी कोई स्पाइन दिखानी चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें कि उन पर कहीं से प्रेशर आता है या किसी जगह से प्रेशर उनको दिया जाता है तो उनको रेजिस्ट करना आना चाहिए। उनको मेरिट पे जो है ना केसेस बनाने चाहिए, ताकि कोई तो वो हो ना, केस का फैसला ऐसा हो जिसको अवाम ये कह के खुश हो जाए कि चलो यार, हमने गुज़िश्ता 70 सालों में कोई एक सियासतदान, कोई एक शख्स जो है उसको तख्तादार पे लटकते प्रॉपर तरीके से देखा, या उसको प्रॉपर सजा होते देखी, और सजा होने के बाद उसका अंजाम भी देख लिया, जिससे कोई इबरत पकड़ सके। इस निज़ाम का क्या फ़ायदा कि जिसके अंदर ना कोई इबरत है, ना किसी को सजा है। यहाँ पर लोग कानून शिकनी करते ही इसलिए हैं कि कानून की अमलदारी नहीं है। उनको पता है, वो आज मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था कि जी फ़र्ज़ करे 70 अरब रुपए का गबन किया, 70 करोड़ दे के जान छुड़ा ली, या 70 करोड़ में वो निकल के आगे चले गए। इस तरह तो काम नहीं चलेगा। इस तरह तो हमारा बेड़ा गर्क होता चला जा रहा है। मैंने आपसे कल भी ये अर्ज की थी कि हमने डिफॉल्ट की बात मैंने अपनी उम्र में कभी नहीं सुनी, हमें यहां तक पहुंचा दिया। अवाम का इंसाफ पर से एतबार ही उठता जा रहा है। नौशाद साहब, बैरिस्टर आमिर साहब, आपके लिए अगला सवाल, आपको लगता है कि तोशाखाना केस में भी नवाज शरीफ को रिलीफ मिलने वाला है? देखिए, अब मैं क्या कहूँ, नहीं आमिर साहब, आप खुलकर कहें, आप जो कहना चाह रहे हैं आप खुलकर कहें हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए। मैं खुल के कहूँगा। मैं कह रहा ये चाह रहा हूँ कि निज़ाम अदल का मजाक बन जाता है इस तरह, या इत्तेसादी इदारों का। अभी नौशाद साहब फरमा रहे थे कि किसी के इशारों पे केसेस ना बनाए। मैं नहीं समझता कि पॉलिटिकल पार्टीज को किसी के इशारे होते हैं कि आप अपने मुखालिफ सियासी जमात के ऊपर बनाएं। देखिए ना,
3 अदवार आए हैं पीछे 3 मुख्तलिफ सियासी जमातों के। हाँ, हमारा दौर आया, PMLN का आया और PTI का आया। PTI। हमने आज तक अपने किसी सियासी मुखालिफ के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनाया। ये अच्छा। हमारा रिकॉर्ड है। वरना हमने अपने सियासी मुखालिफिन को जेलों में रखा है। ये सीखना चाहिए उन लोगों को। मियां साहब सबसे पहले एहतसाब का निजाम लेके आए, जिसका नाम ही एहतसाबुर रहमान, उनके जो रिलेटिव हैं सैफुर रहमान साहब, हाँ जी, हाँ जी। वो आए और उन्होंने जो किया हाल मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जिस तरह सुबह शाम अदालतों में, आसिफ अली जरदारी को उन्हीं केसेस की वजह से तकरीबन 9 साढ़े 9 साल बेल नहीं मिल सकती और वो जेलों के अंदर रहे। फरियाल मैं तालपुर समझता हूं साहिबा कि भी। तो आज फिर वो सारी चीजें मियां साहब को फेस करनी पड़ी। हाँ जी। अच्छा, फिर जो उस वक्त इंतकाम और एहतसाब की बात कर रहे थे, PTI वाले आज उन्हें फेस करनी पड़ रही है। तो मैं ये नहीं कहता कि एहतसाब नहीं होना चाहिए। आप एहतसाब सच्ची सच्ची नहीं बातें होना कर रहे हैं बैरिस्टर आमिर साहब, बड़ी सच्ची सच्ची बातें कर रहे हैं, खरी खरी। ये पार्टी नहीं, वाले तो भी खरी तमाम ही करने से हल है। खरी करेंगे तो हल होगा, हाँ। तशखीस ठीक करेंगे तो इलाज होगा, सही। नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि एहतसाब की जरूरत है, लेकिन फिर एक ऐसा एहतसाबी नारा सारी ये नई पार्लियामेंट आए बनाए जो सबका एहतसाब कर सके, पॉलिटिशियन का भी करे, मतलब वजीर आजम सदर का भी एहतसाब हो सकता हो, वहां पे जज का भी हो सकता हो, जनरल का भी हो सकता हो, सबका हो सकता हो, एक ही कानून के साथ। और फिर पाकिस्तान के अंदर एहतसाब मजबूत होगा। लेकिन अगर आप सियासत को सिर्फ बदनाम करने के लिए और सियासतदान को एक गाली बनाने के लिए एहतसाब करेंगे, तो फिर उसका मजाक ही बनेगा। आज से 6 साल पहले शोर था कि नैब कह रहा था कि मियां नवाज शरीफ से बड़ा मुजरिम कोई नहीं है। आज 6 साल के बाद नैब कह रहा है कि इससे बड़ा बेकसूरी कोई नहीं है, हर मामले में वो केसेस वापस ले रहा है। हाँ जी। तो उससे फिर ये पता चलता है कि फिर ये नैब किस मर्ज की दुआ है। असल में तो कटहरे में नैब को खड़ा करे, जो 6 साल पहले बहुत खूब। तनख्वाह लेके और हुकूमती वसाइल लगा के तो एक बंदे को मुजरिम बना रहा था और 6 साल बाद उसके खिलाफ केसेस वापस थे। इन 6 सालों में जो सरमाया गया, जो मुल्क का टाइम हुआ, जो मुल्क के अंदर नफरत की फजा आई, उसका कौन है? तो फिर मैं कहता हूँ कि केसेस इस तरह भी माफ नहीं होने चाहिए। सही। पाकिस्तान ने एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाए, जिसके खिलाफ गलत केसेस बने हैं वो बंद हो, और एहतसाब का एक नया इदारा आए जिसमें सबका एहतसाब हो, और सियासतदानों को मेरे ख्याल से नफरत से और नफरत की सियासत से, ये पुरानी असलूबे सियासत से निकलना चाहिए। अपने दुखड़े सुनाना बंद कर देना चाहिए और प्लेन गेम बंद कर देनी चाहिए। या मुझे कैदी बना दिया, हमसे ज्यादा दुख किसी ने नहीं सहे। हमने फांसी, शहादत और जिंदगियां अपनी जेलों में गुजार दी हैं, लेकिन हम ना इंतकाम की बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है हमसे भी बड़े दुख आवाम के हैं। हाँ जी। हमसे भी बड़ी मुसीबत में आवाम है, करोड़ों लोग हैं। तो हमने अपना दुख या अपने बदलों के बात नहीं करनी। इसलिए हम कहते हैं कि आम आवाम की बात तो बैरिस्टर आमिर साहब मेरे ख्याल से अब शायद बहुत चंद लोग रह गए जो कि सिर्फ आम आवाम का, आम आदमी का एहसास करते हैं, उनका ख्याल करते हैं, क्योंकि अब जो महंगाई जिस कदर बढ़ चुकी है उसमें आम आदमी का सांस लेना तक मुश्किल हो चुका है। आपके जाने में लेकर आऊंगी अगला सवाल भी, लेकिन आसमा मुझे तोशाखाना में जो दायर रेफरेंसेस है उसकी सिर्फ हकीकत बता दीजिए कि उसकी हकीकत है क्या? देखिए जी, तोशाखाना एक क्या कि जो अभी रेफरेंस चल रहा है कि तकरीबन इट्स एन ओल्ड केस। ये कोई ऐसा नहीं है कि PTI की हुकूमत ने नून लीग पे और नून लीग की हुकूमत ने PTI पे, ये मसला नहीं है। ये बेसिकली पहले हमारे पास 2 पार्टी सिस्टम्स ही होते थे, और 2 पार्टी सिस्टम में आपके पास एक पार्टी दूसरे को, पीपल पार्टी नून लीग और नून लीग पीपल पार्टी में आपस में ही वॉलीबॉल खेलती थी, हुकूमत की और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की। तो ये वहाँ से हमारे पास ये पुराने केसेस चल रहे हैं जो कि आप क्या एक अजीब सा माजून है। इसमें आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने नवाज शरीफ और जरदारी साहब को गाड़ियाँ तोहफे में दी थी, जिसका प्रेसिडेंसी कोई रिकॉर्ड भी उस तरह से रिक्वेस्ट रिकॉर्ड भी अवेलेबल नहीं था। हाँ जी। तो यहाँ तक तो ये बात हो गई। अब हमने जो हम डिस्कस कर रहे थे ना कि नैब का क्या रोल इसमें आता है, देखिए नैब इस वक्त एक वो क्लीन चिट देने की मशीन बनी हुई है। इट्स क्लीन चिट फैक्ट्री। जो भी दरख्वास्त, जो भी वहाँ से मांगा जाता है, वो एक क्लीन चिट, एक मुकम्मल तौर पे हर लिहाज से वो पाक साफ होके उसमें हर सियासतदान पर पर्टिकुलरली एक पार्टी तो निकलती ही चली जा रही है। तो वो अगर हम वो प्रेसिडेंट देखें ना, तो ये उसी तरह से एक और इट वोंट बी सरप्राइज दिस टाइम इज वेल। मगर बात ये है कि क्या हम इस
अब जो सिस्टम जिसके इतने रिपल रिडल लोगों के पास यहाँ हो गए हैं, क्या ये सिस्टम आगे सस्टेन कर सकता है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को? हम इंफॉर्मेशन के ज़माने में कहें जहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्लो सैलाब की तरह है, हर बच्चे को ये बात पता है। अभी भी ये इसका पूरा का पूरा डाटा एक 17-18 साल का नया वोटर जो है वो भी निकाल के देख सकता है। चाहे आप जितना भी इसको क्राफ्ट कर लें, इसको एक शेप दे दें, इसको एक एक्सेप्टेबिलिटी की तरीके से आप पेश कर लें, वो एक सर्टन वोटर तो आपका एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जो यूथ है उसको आप कैसे टैप इन करेंगे अपने साथ? एक लीडर के लिए ड्रीम अपॉर्चुनिटी होती है टू गेट हिमसेल्फ अकाउंटेबल और वहां से वो क्लीन निकल आए। लेकिन बिलावल साहब तो कर रहे हैं ना इसकी कोशिश, यूथ को तो अट्रैक्ट कर रहे हैं। बिलावल साहब तो कह रहे हैं कि मुझ पर तो करप्शन का एक भी केस मौजूद नहीं है, करते हैं और वहां से अपने लिए कोई फायदा निकालते हैं। दिस इज नॉट गोना वर्क, इट वोंट वर्क। हर चीज का एक लिमिट अटेन होती है और सिस्टम को मैनिपुलेट करने की लिमिट आ चुकी है, वो इससे ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं हो सकता। अब लोगों को वो टोटके और वो तरीक़ेकार लोगों पे भी आया हो रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं कि यार व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ। तो तोशा खाना जिस डायरेक्शन में भी जाए, as long as it is not fair, it is not according to the system that should be, not according to the ripples and riddles in it, it will harm the political image of the parties. ठीक, पॉइंट आपका क्लियर है। नौशाद साहब, ये नैब ही है जिसकी कारकर्दगियाँ हमारे सामने आ रही हैं, मुतनाज़े हैं। ऑब्वियसली एक सियासी जमात है जिसके लिए रिलीफ के दरवाजे खुल चुके हैं, दूसरी सियासी जमात है जिसके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा। आखिर क्यों? देखिए, मामला मैंने तो आपको कहा है कि अगर हम माजी से सबक नहीं सीखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसी दायरे का सफ़र करते चले जाएंगे तो फिर यकीनन हम किसी मंजिल की तरफ नहीं पहुंच सकते। अब मामला ये हो गया है कि ये जो दायरे का सफ़र है ना, ये इतना तंग होता जा रहा है कि हम इसमें स्क्वीज हो रहे हैं। यानी आपका जो आपका जमहूरी निज़ाम है और जो लोगों का ट्रस्ट है आपके सिस्टम के ऊपर, वो डिस्ट्रॉय होता चला जा रहा है। अब इस तरह से ये जो बात की गई है ना अभी कि जी बेसिकली लोग जो हैं, लोगों को वो सारे टैक्टिक्स, वो चाहे भैंस चोरी के केसेस थे, अभी हमारे दोस्त पीपल्स पार्टी के कह रहे थे कि उन्होंने नून लीग पे केसेस नहीं बनाए। मुझे याद है एक रहमान मलिक साहब ने एक रिपोर्ट तैयार की थी मोहतरमा के ज़माने में, वही केसेस यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में वो चलते रहे और उसके बाद ये पानामा की कुछ बेस लाइन के अंदर वो केसेस भी शामिल हुए। लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि ये ऐसा नहीं हुआ। ऐसा हुआ था, दो जमातों ने सीखा और थोड़ा बहुत इस पर अमल किया, लेकिन ये जो फिर हमने नए सिरे से वो काम शुरू कर दिया कि हम सिर्फ केस बनाकर या लोगों को एक पॉलिटिकल सिस्टम से साइड पे रखने के लिए या उनको पॉलिटिकल सिस्टम से निकालने के लिए अदलिया का इस्तेमाल शुरू कर दें या अदलिया के ज़रिए वो काम किया जाए, ये मुनासिब रवैया नहीं है। इससे आप मसाइल को बढ़ा सकते हैं, मसाइल को कम नहीं कर सकते। इस वक्त जो आम आदमी है उसका ये मसला नहीं है कि किस पर क्या केस है या उसका क्या नतीजा निकलेगा। उसका तो मसला ये है कि जब वो रात को लेट सोता है तो उसकी सोच एक ही होती है, और जब वो सारा दिन काम करके घर आता है और आने के बाद फिर दोबारा बिस्तर पर लेटता है तो वो अगले दिन की जो है ना आमदन, उसके बारे में सोच रहा होता है या उस पर गुजारा करने का सोच रहा होता है कि मैंने कैसे गुजारा करना है। तो आम आदमी की जिंदगी इस वक्त तंग है। मैंने जो पहले जब ये बात हो रही थी, लेकिन मुझे खुशी है कि हारून साहब ने ये बात कह दी, तनकीदबाजी और आपस के इल्जामात से निकलकर आम आदमी का सोचें तो आज ये दिन तो ना देखना पड़े ना। नौशाद साहब, हारून रशीद साहब से मैं सवाल करने मुझे एक लाइन ऐड कर लेने दीजिए कि हारून साहब ने ये बात क्लियर कर दी कि जो ये इसका मकसद सिर्फ ऑब्जेक्शन वो करना था। मैं यही बात उस वक्त कह रहा था कि हमें इस वक्त किसी भी प्रोसेस से, किसी भी तरीके से हमें इलेक्शन से निकलना है, इलेक्शन होना चाहिए ताकि होने के बाद एक गवर्नमेंट आए जो आपको ना सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दे बल्कि आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दे। ये कोई एक साल में नहीं हो जाएगा या एक साल बाद लोगों के हालात ठीक नहीं हो जाएंगे। अगर आप सही ट्रैक पर रहेंगे, मईशत को सही ट्रैक पर रखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आम आदमी की जिंदगी आसान होना शुरू होगी। हो सकता है अगले आइंदा 5 साल जो है वो बड़ी मुश्किल, थोड़ा बहुत जो है ना उनकी जिंदगी में आसानी पैदा हो। तो आम आदमी जिसकी नुमाइंदगी का आप दावा करते हैं उसके लिए आपको काम करने की जरूरत है, चाहे वो जमात ए हो, बी हो, सी हो, डी हो। तो 12 हम भी जिक्र कर चुके अपने प्रोग्राम्स में, मकबूलियत से ज्यादा कबूलियत की ज्यादा जरूरत होती है, और मेरे ख्याल से कबूलियत अभी किस जमात की चल रही है उसकी तरफ तो पीपल्स पार्टी खुल के इशारा कर ही रही है। खैर, हारून रशीद साहब, नवाज शरीफ को तोशाखाना केस में क्लियर करने के लिए नैब की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं?
हारून रशीद साहब से मैं दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। आमिर साहब, आप ही से यही सवाल। एक बात तो मैं पहले कहना चाहूंगा आपके जवाब से पहले कि देखिए, जैसे दोनों ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने बात की, पहले आसमा साहब ने बात की। देखिए, मैं हमेशा तो रखता हूँ कि जो हमारा दानिश्वर तबका है या रायमा को बनाता है, उनसे हमें तवक्को नहीं होती कि वो कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट दे। ये स्वीपिंग स्टेटमेंट, दुनिया भर में दो ही पार्टीज हैं, इसे कह देना वॉलीबॉल खेल रहे थे, ये नहीं होता। दो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, बुरी हो तो उन्हीं को रिफाइन होना होता है, यही इसी से पॉलिटिकल सिस्टम चलता है। तीसरी पार्टी को ये पहली दफा नहीं आई, उससे पहले भी एक किंग्स पार्टी मुशर्रफ की बनाई गई थी, तो असल में वो सियासत को बदनाम नहीं करने के लिए थी, और ये जैसे हुआ उसका भी आपने देख लिया। और दूसरी एक बात कि हमने कभी भी, मैं ये फिर दोबारा क्लैरिटी के साथ कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी के ना तो केसेस बनाए और ना हमारे बनाए गए केसेस से मियाँ साहब कभी एक दिन भी जेल के अंदर रहे, लेकिन उनके बनाए गए केसेस से मैंने बताया कि 9 साल से ज्यादा अरसा आसिफ अली जरदारी की बेल नहीं हुई, मुशर्रफ दौर में जाके 2004 में कहीं जाके हुई। तो मैं ये सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो रही है, ये इसमें हमने बड़ा नुकसान उठाया है। अब मैं समझता हूँ, मैं इल्जामात आसमा भी कुछ ऐड करना चाह रही हैं। जी जी आसमा। जी सर, व्हाट आई वांटेड टू से इज दैट कि दो लीडिंग पार्टीज यही थी गवर्नमेंट में, तो यही दो पार्टीज रही ना, और इन्होंने ही आपस में पिछले 30 इयर्स शैफल किया। नहीं, देखिए वो तो रही हैं, उसमें तो कोई नहीं, ज़ाहिर है वहाँ वोट लेके ही ना होता है जो मौजूद हो, लेकिन उसकी कीमत भी बड़ी चुकाई है। सिर्फ आप इक़्तिदार के चंद साल देखते हैं। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारी सबसे ज्यादा चेयरपर्सन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो रही और उनकी 30 साल सियासी जद्दोजहद है, और उनकी जो जद्दोजहद है, जो कंट्रीब्यूशन है, कौन है उससे इनकार करेगा? भुट्टो साहब की कंट्रीब्यूशन से कौन इनकार करेगा? आसिफ अली जरदारी ने अपनी सियासी जिंदगी में ज्यादा अर्सा कहाँ गुजारा है? 14 साल 7 माह जेल में गुजारे हैं। तो मैं ये बात बता रहा हूँ कि रहे हैं, सियासत की कीमत भी बड़ी है, उसमें आपको जिंदगियां देना पड़ती हैं, या जिंदगियां आपको सऊदों में बर्दाश्त करने पड़ती हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि बदकिस्मती है मुल्क के अंदर, ना तो इतना कोई लॉन्ग टर्म कोई पॉलिटिशियन होना चाहिए, मैं तो खुद जाती तौर पे समझता हूँ। अच्छा। 2 टेन्योर काफी होते हैं किसी के लिए। अगर उन 2 टेन्योर में अगर कोई बंदा ना हो तो उसे खुद भी सियासत से साइड पे हो जाना चाहिए। ये बिलावल साहब की ख्वाहिश पर बात कर रहे हैं आप एग्जैक्टली, कि बुजुर्गों की सियासत को रिटायर कर देना चाहिए। जमहूरी बात है, बेहतर बात है, कोशिश यही होनी चाहिए। अब देखिए पाकिस्तान के अंदर, कल मैं हमारे दोस्त है मुस्लिम लीग में, वो कह रहे थे रिकॉर्ड बनाने के लिए, अन्य रिकॉर्ड बनाने के लिए सब चाहते। देखिए मुल्क रिकॉर्ड बनाने के लिए तो नहीं है, क्या मैंने 4थी दफा बनना है या 5वीं दफा बनना है। अब ये चीजें देखनी चाहिए, कोई जमहूरी रिवायात होती है जो आपको बनानी चाहिए, वो हमें बनानी चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी को इससे जज करें कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कितना खड़ी रही है, उसकी जमहूरियत के लिए क्या स्ट्रगल है, उसने ह्यूमन राइट्स के लिए क्या किया है, उसने मुआशरे के अंदर मुतशद्दिद रवैयों को, मैं आपको बड़ी एक छोटी एग्जाम्पल देके फर्क बताना चाहता हूँ। देखिए मुस्लिम लीग नून के केसेस खुले सुप्रीम कोर्ट पे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को चीफ जस्टिस पे हमला करके उन्हें भगा दिया। अच्छा, इनकी थोड़ी सी लड़ाई हुई, वही बाजवा साहब जो लेके आए थे, जब वो मीर जाफर हुए एकदम अबू से, तो मीर जाफर मीर सादिक हुए, तो फिर इन्होंने हमला कर दिया कोर कमांडर हाउसेज के ऊपर और आर्मी के इंस्टॉलेशन के ऊपर। तो पीपल्स पार्टी दोनों की जज हुई थी, हमें एक आर्मी चीफ ने फांसी दी, जनरल जिया ने, और जजों ने दी, और 4 फुट के जज थे वो नसीम हसन शाह साहब। हमने किसी का गिरफ्तार नहीं पकड़ा, हमने किसी कोर कमांडर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 30 लाख के मजमे के साथ 10 अप्रैल 1986 को लाहौर में थी। उन्होंने ये कहा भी कि मैं बागी हूँ, लेकिन किससे? आमरीयत से, इन रस्मों रिवाज इनसे, लेकिन ये नहीं कहा कि 30 लाख के लोगों को लेके तो जलाओ गिराओ शुरू कर दें और सुप्रीम कोर्ट से बदला लें, आओ उस जनरल से बदला लें जो उस वक्त भी हुक्मरान था। रवैयों को जज करना चाहिए, यही है टॉलरेंस। सिर्फ कह देने से नहीं, टॉलरेंस करना चाहिए। मुझे जी आसमा साहिबा, वेरी क्विक रिस्पांस, उसके बाद मैं ब्रेक अनाउंस करूंगी। जी सर, बिल्कुल, मैं आई टोटली एग्री विद यू। आपकी हिस्ट्री रही है पीपल पार्टी की एक बहुत ही पेशेंट पॉलिटिकल स्ट्रगल की, लेकिन सर जो अभी पिछले दिनों, अभी ये पिछले केयर टेकर से पहले जो 16 महीने में कॉन्स्टिट्यूशन को जो मोम का नाक बना के इस्तेमाल किया, जिस डायरेक्शन में चाहे मोड़ दें, जो बेनिफिट चाहे उससे ले लें, कॉन्स्टिट्यूशन टूटता रहा, हम देखते रहे,
उस वक्त तो आप कैबिनेट का हिस्सा थे ना। कॉन्स्टिट्यूशन जब अपनी पूरी हिस्ट्री में जब से सबसे ज्यादा अब्यूज हुआ, पीपल पार्टी और नवाज शरीफ तो शोल्डर टू शोल्डर बैठी हुई थी कैबिनेट में। मैं ये इस बारे में हैरान हूँ कि जिस पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया उसने कॉन्स्टिट्यूशन नौशाद साहब, आप भी अगर इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो प्लीज खामोश ना रहिए। मेरी बात भी सुन लिया करें। मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक एग्जांपल कोट कर दें कि क्या मोम की नाक हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, वो मुझे जरा बता देना। मैं इलेक्शन सर, प्रोविंशियल इलेक्शंस नहीं हुए टाइम में आपके डीलिमिटेशन में आपकी जो डीलिमिटेशन तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ करके गई थी मुश्तरका मुफादात काउंसिल में, वो तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने किया हुआ था। नहीं सर, दो केयर टेकर उसमें बैठे हुए थे और सिर्फ पीपल पार्टी थी जहां पे जो जिनका वजीर आला जो था वो इलेक्टेड था उस वक्त जब अब हम डीलिमिटेशन को रोक रहे हैं। साहिबा क्या करते हैं उस वक्त क्या किया जाना चाहिए था आपके ख्याल से? 2 निगरान वजीर आला ना होते तो क्या करते? उनकी जगह किसको बिठा देते? ऐसे नहीं, आइन का मतलब ये नहीं है कि आप वजीर आला बिल्कुल थे, लेकिन सर मैं पीपल पार्टी के बारे में पूछ रही हूँ कि पीपल पार्टी के तो इलेक्टेड थे, उन्होंने क्यों नहीं ऑब्जेक्ट किया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? पीपल पार्टी का जवाब तो मुझे देना है। जी आमिर साहब जी, पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने कहा इलेक्शन के लिए, जो इलेक्शन वो जो असेंबलियां तोड़ी गई, जिस तरह तोड़ी गई, आइन का मजाक उड़ा के कि पंजाब का वजीर आला भी कह रहा था कि मैं तोड़ना नहीं चाहता और कह रहा था। अब बात सुन लेना, मैं कहता हूँ कि बात सुननी चाहिए, मैं आपकी सुनता हूँ, आपको भी सुननी चाहिए। चीफ मिनिस्टर पंजाब भी कहता था कि मैं नहीं तोड़ना चाहता था, चीफ मिनिस्टर के भी कहता था मैं नहीं तोड़ना चाहता था। एक स्ट्रेंजर इन द हाउस जो था, जिसका दोनों असेंबलियों में कोई स्टेक नहीं, उसने तोड़ दी। एक जिद। ठीक है आसमा साहब सुन ले थ्योरी है कि वजीर आला तोड़ना चाहते थे कि नहीं। जब असेंबलियां टूट गई तो उसके बाद इलेक्शन नहीं हुए, पीपल पार्टी नवाज शरीफ शोल्डर टू शोल्डर बैठे हुए थे। अच्छा आसमा सुन ले, पॉइंट सुन ले। जी खबर से सुन रहा हूँ और आप सुन नहीं रही। जी मेरी दरखास्त है आपसे, मेरी बात तो सुन। बिल्कुल, सवाल उठाएं, जवाब भी ले लें प्लीज। जी। बात ये है कि फिर इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने नहीं करवाने थे, इलेक्शन कमीशन ने करवाने थे और सुप्रीम कोर्ट ने करवाने थे। पीपल्स पार्टी ने कहा कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, पहली बात। सेकेंडली, जो डीलिमिटेशन है, मुझे एक दफा बताएं कोई ऑन रिकॉर्ड के पीपल्स पार्टी ने कहा हो कि डीलिमिटेशन की वजह से इलेक्शन नहीं होंगे। और जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास था, के बाद डीलिमिटेशन हुई थी, कंसेंसस के बाद डीलिमिटेशन हुई थी, कंसेंसस में जाना ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। आपने हमें ज़हनी तौर पर ही मुजरिम बनाना है, लेकिन उससे हम मुजरिम बन नहीं जाए। वो आपकी शुकूकों से बात का फेज है, तो उसका मैं नहीं जवाब दे सकता ना। मैं तो जवाब दूंगा जो आईनी चीज है। आपको अगर कोई बुग़्ज़ है पीपल्स पार्टी के साथ, ये गुस्सा है, तो उसका तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। वो अल्लाह ताला आपको उससे खुद शिफा दे। लेकिन मैं तो ये इतनी बात कर सकता हूँ कि वो इल्जाम ना लगाएं जो हमारे पास है। ठीक है, ठीक, पॉइंट आपका भी क्लियर है। मुझे ब्रेक अनाउंस करनी है। वापस आने के बाद सियासत के बाद बात होगी पाकिस्तानी टीम की नाकिस कारकर्दगी और उसके बाद उनको तनकीद किस तरह से किया जा रहा है इस पर। लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तानी टीम की बुरतनाक शिकस्त के बाद कौमी टीम को तनकीद का सामना करना पड़ा है, मगर एक हैरान कुन डेवलपमेंट उसके बाद ये हुई है कि बाबर आजम को भी अपनी कप्तानी से हाथ धोना पड़े हैं, मुस्ताफ़ी होना पड़ा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर ज़का अशरफ की एक मुबैना ऑडियो भी सामने आ चुकी है और तासुर ये दिया गया है कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाने की मुकम्मल तौर पर मंसूबा बंदी की गई थी। ज़का अशरफ की मुबैना ऑडियो में साफ सुना जा सकता है कि ज़का अशरफ कह रहे हैं कि मैंने बाबर आजम को 2 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने के लिए कहा था, जिस पर बाबर ने जवाब दिया कि वो फैमिली से मशवरा करके बताएंगे। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अब्दुल रऊफ साहब, सिर्फ ये बता दीजिएगा कि टीम में आखिर किस किस्म की सिलेक्शन हो रही है? देखिए, वही हो रही है जो आपको नजर आ रहा है। जिस तरह एशिया कप में सिलेक्शन हुई, उसके बाद वर्ल्ड कप में हुई। जब आप अपने रिश्तेदारों को चांसेस वगैरह देंगे और जो पाकिस्तान के टैलेंटेड बच्चे हैं उनको नेग्लेक्ट करेंगे, और उसके बाद फिर बार बार जब ऐसे लोगों को पाकिस्तान की सेटअप में लाया जाएगा क्रिकेट बोर्ड के, जिनके रिश्तेदार डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, तो फिर रिजल्ट इसी किस्म की होंगी और सिलेक्शन इसी किस्म की होगी। आप देखें कि वर्ल्ड कप के बिल्कुल सेंटर में जो आपका चीफ सेलेक्टर था, उससे रिजाइन ले लिया गया।
और उसमें भी बिल्कुल एक बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई जब देखा गया कि जो 7 या 8 प्लेयर्स थे उनका एजेंट और जो हमारे चीफ सेलेक्टर थे उनका एजेंट एक ही था और उनके आपस में मुफादात वाबस्ता थे। और ये मुफादात मेरा ख्याल है कि इनका टकराव पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली हो रहा है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे हायर अथॉरिटीज हैं, पैटर्न इन चीफ हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिनको शौक तो है पैटर्न इन चीफ बनने का मगर आगे वो डिसीजन नहीं ले सकते प्रॉपरली, तो उनको इन मामला को देखना चाहिए। ठीक है, और वहाब रियाज को क्यों नवाजा जा रहा है, उन्हें क्यों चीफ सिलेक्टर बना दिया गया, इसके पीछे क्या कहानी? देखिए ये भी इनको पूछना चाहिए जो पाकिस्तान को चला रहे हैं कि किस तरीके से आप ऐसे लोगों को पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी में और फिर बड़े बड़े उहदों पर दे रहे हैं जिनका पास्ट भी इतना अच्छा नहीं है और उसके बाद जो फिर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज में भी इन्वॉल्व रहे हैं और फिर प्लेयर भी या तो कोई बहुत बड़ा प्लेयर हो और उसकी एजुकेशन बहुत ही आला मेयार की हो या फिर कोई बैकग्राउंड कोई बहुत टॉप क्लास हो तो आप समझ आती है। मगर आप देखेंगे जो 2010 का फिक्सिंग स्कैंडल हुआ था उसपे जो जैकेट लेकर गए थे यही लेकर गए थे और उसके अलावा भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज रही हैं। तो अब ये फिर जो हमारी गवर्नमेंट चलाने वाले हैं या स्टेट चलाने वाले हैं या पाकिस्तान चलाने वाले हैं उनको ही सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। और सलमान भट्ट साहब को भी ये नवाजने की बड़ी कोशिश की गई लेकिन सोशल मीडिया पर एक बड़ा तूफान खड़ा हो गया तो ये फैसला वापस लेना पड़ा, ऐसा ही है कुछ? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें कि आप देखें कि नॉन सीरियसनेस की मेरा ख्याल है कि इंतहा है कि पाकिस्तान की टीम बेसिकली तो उसमें जो 4 आपके प्रोविंस है और गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर है जो 5 सूबे हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए सिलेक्शन कमेटी में क्योंकि स्टेट ऑफ पाकिस्तान की टीम है। उसमें आप देखें कि सिर्फ एक सूबा पंजाब और उस सूबे का एक शहर लाहौर और फिर उस लाहौर का एक क्लब मॉडल टाउन, उसके तीनों आपने पॉकेट का सिलेक्टर बना दिया और फिर तीनों किसी ना किसी तौर पर फिक्सिंग स्कैंडल में इन्वॉल्व रहे। कामरान अकमल का जो 2010 का सिडनी टेस्ट मैच में इसी क्रिकेट बोर्ड ने नाम दिया था जब सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में पेश हुए थे सारे। उसके बाद 2010 का जो स्कैंडल हुआ था फिक्सिंग का जिसमें पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बर्बादी हुई थी, उसमें जो पैसों वाली जैकेट थी वो वहाब रियाज के पास थी और उसके बाद जो सलमान भट्ट बैन हो गए थे, जेल हुई थी उनको। तो अब देखें कि अब किस तरीके से पाकिस्तान की क्रिकेट को ये लोग चला रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सोचने की बात है जो हमारे हायर अथॉरिटीज हैं। और जो शिकस्त है उसकी वजह क्या ग्रुपिंग है? देखिए शिकस्त की वजह तो सिर्फ ये नहीं, अगर आप पास पे रिकॉर्ड उठाकर देखें वर्ल्ड कप में आपकी बिल्कुल नाकिस परफॉर्मेंस रही। एशिया कप में आप फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सके, श्रीलंका से हार गया। उससे पहले जो आपकी सीरीज हुई है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से वो भी आपने हार गए थे। फिर ऑस्ट्रेलिया से ड्रा हुई है, न्यूजीलैंड से ड्रा हुई है। तो काफी अर्से से पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन का शिकार है इसी तरह। ठीक है, रऊफ साहब आप हमारे साथ लाइन पर ही रहेगा। नौशाद साहब, ये ज़का अशरफ की वायरल मुबैना ऑडियो, सियासतदानों की तो वायरल ऑडियोज हम देख रहे हैं लेकिन अब ये ज़का अशरफ साहब की भी मुबैना ऑडियो सामने आई है, क्या कहेंगे इस पर? वो जैसे सियासत के अंदर सब कुछ हो रहा है ना, वो हम मजे की बात यह है कि सियासत हमें करनी नहीं आई लेकिन हमने पीसीबी को जो है ना उसके अंदर सियासत धकेल दी है। वहाँ भी जो है ग्रुपिंग सियासत यही कुछ चल रहा है। एक तो मुझे आज तक ये बात ही समझ में नहीं आई कि पीसीबी का पैटर्न इन चीफ वजीर आजम को होने का क्या तुक है। भाई सारी कौन सी दुनिया के अंदर जो है वो वजीर आजम लेके बैठे हुए हैं ये ओहदे, या वो एक निज़ाम है उसके तहत उनकी अपनी एक ऑटोनमस बॉडी होनी चाहिए, वो इलेक्ट होके आए, वो अपना अपना मामला उसी तरह से देखें। ये जिस तरह अभी बता रहे थे कि भाई आपके पूरे पाकिस्तान के तमाम जो जगह हैं वहाँ से नुमाइंदगी आनी चाहिए, इनकी गवर्निंग बॉडी भी इसी तरह से बननी चाहिए। वो इलेक्ट होकर बंदे आए, वो अपना चेयरमैन मुंतखब करें, अपना काम करें। एक हमने क्रिकेट की खातिर जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई खेल नहीं छोड़ा, सबको बर्बाद करके रख दिया। हमारा किसी और खेल के अंदर तरक्की नहीं हो सकी, यहाँ तक कि हमने अपना जो कौमी खेल है वो भी बिल्कुल उसका बेड़ा गर्क कर लिया। लेकिन अब ये जो एक खेल बचा के रखा था जिसके ऊपर कोच, क्योंकि इसमें पैसा बहुत इन्वॉल्व है, यहाँ तो आप ये देखिए कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब के अंदर मामला तय होंगे कि जी ज़का अशरफ होंगे या नजम सेठी साहब होंगे। तो ये इस अहमियत के मामला जब इस तरह बना दिए जाएंगे, प्लेयर्स को हम सारा आसमान पर बिठा लेते हैं, उसके बाद वो प्रोग्रेस देते हैं तो फिर हम वहीं के वहीं खड़े होते हैं। तो ये इस तरह नहीं चलेगा ये निज़ाम। क्या बाबर आजम को भी कप्तानी से हटाने का मुकम्मल तौर पर मंसूबा बनाया गया था? देखिए जी, मेरे से कॉल ड्रॉप हो गई। जी हेलो जी आपकी आवाज आ रही है आसमा। बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का मंसूबा बनाया गया था?
देखिए जी, जैसे कॉल लीक से तो यही जाहिर होता है, लेकिन ये लीक्स वाला सिस्टम जो है ना, ये Audio leaks। बेसिकली रुकना चाहिए। हाँ। ये एक ऐसा एक डार्क एरा हमारे पहले पॉलिटिक्स में था और अब वो हमारी स्पोर्ट्स में भी पेनिट्रेट कर रहा है कि इट विल हैव अ ड्रास्टिक इम्पैक्ट। क्रिकेट के हवाले से मैं आपको ये कहूँगा, क्रिकेट सिर्फ नहीं, हमारी स्पोर्ट्स जिससे हम परेशानियों का करते हैं ना, हमारी परेशानी है कि हमारी आवाम पॉलिटिकली पोलराइज हो गई है, एक्सेप्टेंस नहीं रही है। ठीक है अस्मा, diversity को पॉइंट बर्दाश्त आपका भी नहीं क्लियर है। करते, रऊफ, आखिरी aggressive हो सवाल गए। आपसे, इस सब बाबर का आजम को हल- कप्तानी के ओहदे से हटाने के बाद उनके कजिन तो बड़े खुश होंगे इस फैसले से। देखिए बिल्कुल, ये कॉन्स्पिरेसी स्टोरीज हैं, इनको ये पैदा होती रहेंगी और इसी तरीके से चलता रहेगा और पाकिस्तान की क्रिकेट फिर नो वेयर पर रहेगी। आप देखें कि लास्ट में एक शो हुआ था जिसमें दुनिया के टॉप क्लास प्लेयर्स थे। इसमें इंग्लैंड के कैप्टन माइकल वॉन बैठे हुए थे और ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट थे। तो उन्होंने पाकिस्तान का क्रिकेट का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया कि जिस तरीके से वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर बनाया गया, वो एक टीम पेशावर जल्बी की नुमाइंदगी कर रहे थे, वहां पर बाबर आजम कैप्टन है और ये उनके अंडर थे और उसी दौरान में इनको चीफ सेलेक्टर बनाया गया। बाद में एज ए चीफ सेलेक्टर इनसे बाबर आजम को सैक करवा दिया गया। यानी कि एक तमाशा है। उधर असद शफीक थे, वो काजम ट्रॉफी खेल रहे थे, उनको सिलेक्शन कमेटी में डाल दिया। फिर 2009-10 का स्कैंडल था कामरान अकमल का, उनको सिलेक्शन कमेटी में डाल दिया गया। तो ये अजीबोगरीब खिचड़ी पकी हुई है। जो चेयरमैन आते हैं, जो फ्रंटमैन आते हैं, जो सियासतदानों के, वो अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को ऑब्लाइज करते रहते हैं। उनको पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनके बिल्कुल किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं सियासत है। के साथ साथ खेल में भी ये एक बीमारी अब जन्म ले चुकी है जिसके हम कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे हैं और भुगतना पड़ रहा है पाकिस्तान के अवाम को। बहुत शुक्रिया साबिक क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब आपका, आसमा वदूद साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया, मोहम्मद नौशाद अली साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान कर दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।